आज 23 मार्च है। आज ही के दिन वर्ष 1931 में महान क्रांतिकारी राजगुरु का बलिदान हुआ था। कहानीमाला में आइए आज सुनते हैं कहानी राजगुरु की। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 में महाराष्ट्र के पूना क्षेत्र के खेड़ा नामक एक गांव में हुआ था। उनका परिवार विद्वानों का था, इसलिए राजगुरु परिवार कहलाता था। राजगुरु का पूरा नाम शिवराम राजगुरु था। माता पिता जैसा प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनका बालक होनहार बने, अच्छा बने, विद्वान बने, इसी इच्छा में माता पिता बालक का लाड़ प्यार से पालन पोषण कर रहे थे। पिता चाहते थे कि राजगुरु विद्वान पंडित बने। बच्चा जब कुछ बड़ा हुआ तो गांव की पाठशाला में उसे पढ़ने के लिए भेजा गया। मन लगाकर पढ़ाई राजगुरु कर रहे थे, लेकिन इसी बीच पिता गंभीर बीमारी का शिकार हुए और उनका निधन हो गया। इस समय राजगुरु की उम्र केवल 6 वर्ष थी। पिता के निधन के बाद असहाय बालक बड़े भाई के पास पूना पहुंच गए और वहां जाकर भाई के संरक्षण में, भाई की देखभाल में अपनी आगे की पढ़ाई उन्होंने जारी की। यह वह समय था जब ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सत्ता भारत में अपने पांव पूरी तरह पसार चुकी थी। शोषण का तंत्र निरंतर और मजबूत हो रहा था। पूना में राजगुरु जब पढ़ाई कर रहे थे, उसी बीच उनका परिचय भारत की इस गुलाम जनता और उसके शासक अंग्रेजों के साथ होना आरंभ हुआ। क्रांतिकारी स्वभाव बनता चला गया अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध। भारत माता के प्रति प्रेम धीरे धीरे उनके अंदर गहराने लगा। भारत माता ब्रिटिश शासन से मुक्त कैसे हो, यह चिंता, यह चिंतन निरंतर उनके मन मस्तिष्क में चलने लगा। आसपास जब बड़े आंदोलन होते, बड़ी सभाएं होती, तो वह नेताओं के भाषण सुनने, उस समय के क्रांतिकारियों के दर्शन करने के लिए अवश्य उपस्थित होते। राजगुरु के मन में क्रांति का बीज अब अंकुरित हो चुका था। अब वो धीरे धीरे पल्लवित, पुष्पित होने की ओर बढ़ चुका था। क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी रुचि धीरे धीरे बढ़ रही थी। उनकी प्रकृति अड़ियल हो रही थी और यह अड़ियल उनकी प्रकृति उनके भाई को असहज लग रही थी, क्योंकि राजगुरु का यह स्वभाव एक बड़े तूफान का संकेत दे रहा था। इसलिए भाई ने उन्हें डांटा, फटकारा और 15 वर्ष की आयु में भाई का घर छोड़कर राजगुरु अपने आगे के रास्ते की तरफ बढ़ गए। रास्ते में जहां जो मेहनत मजदूरी मिली वो की। नासिक से होते हुए, झांसी होते हुए अंततः काशी पहुंच गए। वहां संस्कृत की तरफ उनका रुझान हुआ और एक विद्यालय में उन्होंने दाखला लेकर संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। जब इसकी सूचना उन्होंने अपने भाई को दी तो निश्चित रूप से भाई को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने राजगुरु को आर्थिक सहयोग देने की भी पेशकश की। विधि का विधान है। वर्ष 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ने पूरे देश को हिला दिया। ऐसे में क्रांतिकारी स्वभाव के राजगुरु भला इस बड़ी घटना से अछूते कैसे रह सकते थे। उनके अंदर ज्वाला भड़क उठी। राजगुरु के मन में देश प्रेम और क्रांति के प्रति अब आकर्षण अपने चरम की ओर निरंतर बढ़ने लगा। उनका संपर्क कानपुर में रह रहे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद से हुआ। आजाद ने उन्हें देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की इच्छा से भरपूर पाया और उनके साहस को सराहकर उन्हें अपने दल में सम्मिलित कर दिया। इस समय राजगुरु को
बुंदेलखंड के जंगलों में निशानेबाजी के अभ्यास के लिए भेजा गया। ऐसा कहते हैं कि राजगुरु का निशाना अचूक था। क्रांतिकारियों का यह दल उस समय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नाम से जाना जाता था, जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद कर रहे थे। दल के भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी अब राजगुरु को दे दी गई थी। क्रांतिकारियों के इस दल का कार्यक्षेत्र झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, लाहौर, दिल्ली और आगरा तक फैला हुआ था। जहां जैसा संभव होता क्रांतिकारी गतिविधियां निरंतर जारी थी। आगरा में क्रांतिकारियों के गुप्त मंत्रणा के कई ठिकाने थे। कुछ स्थान ऐसे भी थे जहां पर ये क्रांतिकारी अपने लिए शस्त्र तैयार करते थे। अंग्रेज पुलिस के गुप्तचर सिपाही लगातार इनका पीछा करते रहते, लेकिन ये किसी न किसी रूप में चकमा देकर भाग निकलते थे। एक दिन की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। शाम के समय आगरा में एक गुप्त मंत्रणा चल रही थी क्रांतिकारियों की। राजगुरु रसोई घर में भोजन की व्यवस्था में लगे हुए थे। वहां अंगीठी के सामने बैठे बैठे उनके मन में अपने आप को परखने का विचार आया, तो उन्होंने चिमटे को अंगीठी में गर्म करके अपने सीने को 3 बार दाग लिया। पहली बार और दूसरी बार तो उन्होंने उस दर्द को सह लिया, लेकिन तीसरी बार जब पुनः अपने सीने में उस चिमटे को दागा तो चीख निकल पड़ी। चीख सुनकर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दौड़कर आए। पूछा, ये क्या कर रहे हो? राजगुरु ने सहम कर कहा, मैं तो अपने को आजमा कर देखना चाह रहा था कि फिरंगियों द्वारा पकड़े जाने पर यातनाएं सहने की हिम्मत मुझ में है या नहीं। राजगुरु के इस भोलेपन से दोनों साथी आत्मविभोर हो गए, भाव विभोर हो गए, गले से लगा लिया राजगुरु को और थपथपाते हुए उन्हें कहा, आगे कभी ऐसा मत करना। सन 1928 का समय, जब ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भारत में भेजा, अनेक नगरों का इस कमीशन ने दौरा किया। जहां जहां यह कमीशन जाता वहां वहां इसके विरोध में जुलूस होते, प्रदर्शन होते। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते और विरोध अपने पूरे जोरों पर था। लाहौर जब यह कमीशन पहुंचा तो यह घटना हम सबको विदित है कि लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस साइमन कमीशन का जोरदार विरोध किया। भारी संख्या में लोग प्रदर्शन में सम्मिलित हुए, काले झंडे दिखाए गए। फलस्वरूप आंदोलनकर्ताओं की उग्रता को भांपते हुए उस समय वहां के पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट ने इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का आदेश दिया और उनकी लाठियों से आंदोलित भीड़ जब न रुकी तो सार्जेंट सैंडर्स ने क्रोध से आग बबूला होकर जुलूस का नेतृत्व कर रहे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियों की बौछार कर दी। यह भी सर्वविदित है कि 17 नवंबर को इस मार से लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। लेकिन लाला लाजपत राय की यह कुर्बानी, उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। क्रांतिकारियों में खलबली मच गई। लाहौर में क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले सुपरिटेंडेंट स्कॉट का काम तमाम करने की योजना बनी। एक निश्चित योजना के तहत चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु निश्चित स्थान पर खड़े हुए। पुलिस स्टेशन से जैसे ही शाम के समय धुंधलके में एक पुलिस अधिकारी बाहर निकले, राजगुरु की बंदूक से, राइफल से गोली निकली और वो सीधी जाकर सैंडर्स को लगी। सैंडर्स वहीं ढेर हो गया। सैंडर्स को ढेर हुआ देखकर पुलिस का सिपाही चानन सिंह क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन आजाद का माउजर और उससे निकली गोली चानन सिंह के भेजे से निकल गई। क्रांतिकारियों की योजना तो स्कॉट को मारने की थी, लेकिन सैंडर्स
उसमें शिकार हुआ। सैंडर्स और चानन सिंह की हत्या के संबंध में पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव और भगत सिंह की धरपकड़ के लिए अनेक अभियान चलाए। राजगुरु चूंकि पुलिस की सूची में नहीं थे, इसलिए बच निकले और अपने आप को छुपते छुपाते हुए क्रांतिकारी गतिविधियां निरंतर जारी रखी। वर्ष 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, शासन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो भारतवासियों के हित में नहीं था। क्रांतिकारियों ने इसका विरोध करने की ठानी और चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, शहीद भगत सिंह इस योजना को बनाकर और उस हॉल में पहुंचे जहां पर यह बिल पेश किया गया। बिल के विरोध स्वरूप बम का धमाका किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का ध्यान इस क्रूर बिल के विरोध में लेकर जाना। अब भी राजगुरु पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। कुछ समय के बाद व्यापक धरपकड़ के अभियान चले। लाहौर में एक बम चलाने वाली फैक्ट्री में पुलिस ने छापा मारा और कई क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। क्रांतिकारियों में सुखदेव और राजगुरु भी थे। एक साथ कई वारदातों में शामिल होने के अपराध में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और कई क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया और अंततः ब्रिटिश अधिकारियों ने, ब्रिटिश न्यायाधीशों ने इन भारत माता के तीनों महान सपूतों को फांसी की सजा दे दी। 23 मार्च 1931 का दिन, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। महत्वपूर्ण यह है कि इस समय राजगुरु की उम्र मात्र 23 वर्ष थी। तीनों क्रांतिकारी इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। जेल की कोठरियों से तराने गूंजते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ब्रिटिश शोषण, ब्रिटिश दमन से टक्कर लेने वाले ऐसे महान क्रांतिकारी राजगुरु और उनके साथी, विशेष रूप से भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों की आज पुण्यतिथि है। आइए भारत माता के इन तीनों महान सपूतों का पुण्य स्मरण करें, अपनी पीढ़ियों को, अपने परिवार के लोगों को इनकी कहानियां सुनाएं, जिससे सदियों तक इन महान क्रांतिकारियों का बलिदान ये देश याद रख सके। कहानीमाला के साथ आप निरंतर जुड़े रहिए। आप तक महत्वपूर्ण कहानियां, बलिदानियों की कहानियां और महत्वपूर्ण साहित्यिक कहानियां लेकर मैं डॉक्टर वेद प्रकाश निरंतर आपके साथ उपस्थित होता रहूंगा। नमस्कार।